नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न हमारे आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, 2020 का बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को प्रदान किया गया। यह कथन पूर्ण रूपेण सही है। जो 2020 का बुकर पुरस्कार है वह स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को प्रदान किया गया है। कथन बी है, डगलस स्टुअर्ट को यह पुरस्कार उनके पहले उपन्यास सग्गी बेन के लिए प्रदान किया गया है। यह कथन भी सही है। डगलस स्टुअर्ट को बुकर पुरस्कार किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया है? उनके पहले उपन्यास सग्गी बेन के लिए प्रदान किया गया है। हमारा कथन सी है, इस पुरस्कार की धनराशि 1 लाख पाउंड है। यह कथन असत्य है, गलत है, क्योंकि इस पुरस्कार में जो धनराशि प्रदान की जाती है वह 50,000 पाउंड की धनराशि होती है। इसलिए हमारा कथन सी गलत है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अपने सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला कथन है, 2020 का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मार्के लुकास रिजनेवेल्ड को प्रदान किया गया। यह कथन सही है। बुकर पुरस्कार और मैन बुकर पुरस्कार जो है अलग अलग पुरस्कार हैं। तो जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है वह किससे प्रदान किया गया? 2020 का मार्के लुकास रिजनेवेल्ड को प्रदान किया गया है। यह पूर्ण रूपेण कथन है। इसमें जो मूल रचना होती है उसके अनुवाद को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हमारा कथन भी है, मार्के लुकास रिजनेवेल्ड को यह पुरस्कार मार्के लुकास रिजनेवेल्ड यह पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र की लेखिका हैं। यह कथन सही है। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने यह पुरस्कार जीता है। कथन सी है, उन्हें यह पुरस्कार द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग के लिए प्रदान किया गया है। तो यह कथन भी सही है। द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया है। हमारा अगला कथन है, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को प्रदान किया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और प्रकाशन ब्रिटेन या आयरलैंड में हो। यह कथन भी पूर्ण रूपेण सही है। हमारा अगला कथन है, कथन ई, 2019 का यह पुरस्कार ओमान की लेखिका जोखा अलार्थी को उनके उपन्यास सेलेस्टियल बॉडीज के लिए प्रदान किया गया था। यह कथन भी सही है। हमारा अगला कथन है, मार्के लुकास आयरलैंड की लेखिका हैं। यह कथन गलत है। मार्के लुकास जो है आयरलैंड की लेखिका न होकर नीदरलैंड की एक लेखिका हैं। ठीक है। और अगला कथन है, तो कथन जो है यफ जो है गलत है। कथन यफ गलत है और शेष कथन सही है। अगला कथन है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग के अनुवादक मिस्ले हचिसन हैं। यह कथन भी सही है। इस रचना में जो है नीदरलैंड के एक ईसाई परिवार की जो है कट्टरता का जो है वर्णन किया गया है। ठीक है। तो इसमें जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो धनराशि होती है, इसमें भी 50,000 पाउंड की धनराशि प्रदान की जाती है। तो उसमें आधा हिस्सा जो है लेखक को प्रदान किया जाता है और आधा हिस्सा किसी अनुवादक को प्रदान किया जाता है। तो मार्के लुकास में आधा % और मिस्ले हचिसन को जो है आधी धनराशि प्रदान किया जाएगा इसमें। हमारा तीसरा प्रश्न है, सही कथन का चुनाव कीजिए।
तो पहला कथन है 2021 में टाइम मैगजीन ने 100 उभरते हुए वैश्विक नेताओं की सूची जारी की है। यह कथन सही है। फरवरी में जो है यह सूची जारी की गई थी। कथन बी है, इस सूची में एक सामाजिक कार्यकर्ता सहित भारतीय मूल के 5 लोगों का नाम शामिल है। यह कथन भी पूर्ण रूपेण सही है। कथन सी है, इस सूची में सम्मिलित भारतीय नेताओं में ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक, इंस्टाकार्ट के संस्थापक एवं सीईओ अपूर्वा मेहता, गैर लाभकारी गेट एसपीपीआई की निदेशक शिखा गुप्ता, गैर लाभकारी अपसोल्व के रोहन पुलरी, ट्विटर के वकील विजया गड्डे और भीम आर्मी, ये आर्मी हो गया है, भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद जो रावण नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको जो है इस सूची में सम्मिलित किया गया है। तो सभी कथन सही है, इसलिए हमारा कथन ए सभी कथन सत्य हैं, सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब प्रदान किया गया है। पहला विकल्प जो बाइडेन एवं कमला हैरिस, दूसरा विकल्प ग्रेटा थुनबर्ग, तीसरा विकल्प नरेंद्र मोदी, चौथा विकल्प डोनाल्ड ट्रंप। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, जो बाइडेन एवं कमला हैरिस को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो कि क्रमशः अमेरिकी राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति हैं। जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किन 2 देशों के मध्य सहतूत बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किया गया? तो पहला विकल्प है भारत एवं बांग्लादेश, दूसरा विकल्प है भारत एवं अफगानिस्तान, तीसरा विकल्प है भारत एवं श्रीलंका, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य जो है सहतूत बांध परियोजना पर हस्ताक्षर जो है किया गया, और इसमें जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के जो है मौजूदगी में जो है दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए हैं। और इस परियोजना के द्वारा जो है काबुल निवासियों को समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला कथन है, भारत की पहली समुद्री सुरंग का निर्माण कोलकाता में किया जा रहा है। ये यहाँ पे निर्माण है, तो कहाँ पे किया जा रहा है? भारत की पहली समुद्री सुरंग का निर्माण कोलकाता में किया जा रहा है। यह कथन जो है गलत है, क्योंकि भारत की पहली समुद्री सुरंग का निर्माण कोलकाता में न होकर कहाँ पे किया जा रहा है? मुंबई में किया जा रहा है। तो पहला कथन गलत है। कथन बी है, इस सुरंग की लंबाई 7 किलोमीटर होगी एवं इसमें 1 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे होगा। तो यह पूर्ण रूपेण सही है। तीसरा कथन है, यह सुरंग प्रियदर्शनी पार्क से शुरू होगी एवं मरीन ड्राइव में नेताजी सुभाष चंद्र रोड पर समाप्त होगी। यह कथन भी सही है। कथन डी है, यह परियोजना 2023 में शुरू हो जाएगी। तो यह कथन भी सही है, क्योंकि इस परियोजना को 2023 में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। और कथन ई है, इस परियोजना की कुल लागत 2798.44 करोड़ रुपए होगी। तो यह कथन भी सही है। तो केवल कथन ए हमारा जो है गलत आंसर है, क्योंकि पहली समुद्री सुरंग का निर्माण कोलकाता में न होकर मुंबई में किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? यहाँ पे बनाया जा रहा है। पहला विकल्प है भारत, दूसरा विकल्प है चीन, तीसरा विकल्प है रूस, चौथा विकल्प है ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, ऑस्ट्रेलिया। विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। वह सिडनी के से 350 किलोमीटर दूर जो है इस अभयारण्य को बनाया जा रहा है। प्लेटिपस एक जो है स्तनधारी विषैला जीव होता है
और संकटग्रस्त प्रजाति है, इसलिए जो है इसके प्रजनन एवं प्रवास के लिए जो है सिडनी के पास प्लेटिपस अभयारण्य बनाया जा रहा है, जो कि विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य होगा। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा हाल ही में भारत का सर्वाधिक धनी व्यक्ति घोषित किया गया है। पहला विकल्प है शिव नादर, दूसरा विकल्प है पंकज अडानी, तीसरा विकल्प है मुकेश अंबानी, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, मुकेश अंबानी को जो है इस सूची में भारत का सर्वोच्च धनी व्यक्ति और भारत एवं एशिया का सर्वोच्च धनी व्यक्ति घोषित किया गया है, और वह कुल सूची में जो है 10वें नंबर पे हैं, 10वें नंबर पे हैं। भारत और एशिया के नंबर 1 के धनी व्यक्ति हैं। ठीक है, किस सूची के द्वारा? फोर्ब्स द्वारा जो सूची जारी की गई है उसमें भारत का सबसे धनी व्यक्ति किसे बताया गया है? मुकेश अंबानी को, और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो है 10वें नंबर पे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सही कथन का चुनाव कीजिए। हाल में ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस एन.वी. रमन्ना को देश का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी प्रदान की है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ टाइपिंग एरर है। तो एन.वी. रमन्ना को जो है देश का 48वां मुख्य न्यायाधीश घोषित करने की मंजूरी प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक है, तो यह कथन हमारा पूर्ण रूपेण सही है। दूसरा कथन है, जस्टिस एन.वी. रमन्ना 24 अप्रैल को कार्यभार ग्रहण करेंगे। ये भी कथन हमारा सही है, क्योंकि 23 अप्रैल को जो है जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। हमारा कथन सी है, जस्टिस रमन्ना का जन्म 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। यह कथन भी सही है। और हमारा अगला कथन है, जस्टिस रमन्ना का पूरा नाम नाथुलापति वेंकट रमन्ना है। यह कथन भी सही है। इस प्रकार से हमारे चारों कथन सही हैं और विकल्प ए हमारा सही आंसर होगा। सभी कथन सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगामी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना होगी। हमारा 10वां एवं अंतिम प्रश्न है, भारत का 24वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? पहला विकल्प है नवीन चावला, दूसरा विकल्प है सुशील चंद्रा, तीसरा विकल्प है सुनील अरोड़ा, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, सुशील चंद्रा को भारत का 24वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है, और यह 13 अप्रैल को अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने कुल 10 प्रश्नों को रखा था, जो कि आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।